वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब चैनल एपीएस स्टडी हैप। कल हमने जो बात है वो संविधान सभा के संबंध में की थी। आज हम उसी के मद्देनज़र जो है वो आगे की कुछ जानकारियां प्राप्त करेंगे। कल जो है वो हमने क्रिप्स मिशन तक आकर बात रोक दी थी। आज जो है वो हम सिलसिला वहीं से ही शुरू करने वाले हैं। बात है क्रिप्स मिशन की। क्रिप्स मिशन जो है वो भारत भेजा गया था 1942 में, और वह भारत जो है वो एक ही मंशा के साथ जो है वो भेजा गया था, और वह था भारत में संविधान सभा के गठन के बारे में कुछ योजनाएं भारतीयों के सामने पेश करना। तो बात करते हैं उसके पीछे के बैकग्राउंड की, उसके पीछे के इतिहास की। वो सारी जानकारियां जो हैं वो हम आज आपके सामने जो हैं वो रखने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान से सुनना, मैं बात कर रहा हूं क्रिप्स मिशन की। क्रिप्स मिशन जो शायद आपको पता हो 1942 में भारत आया था। एक्चुअल में इसके पीछे की कहानी जो है वो मैं आपको बता दूं कि इसके 3 साल पहले 1939 में जो है पूरे विश्व भर में सेकेंड वर्ल्ड वार जो है वो शुरू हो चुका था, और उसमें अलग अलग देशों ने जो है वो पार्टिसिपेट करना जो है वो शुरू कर दिया था। और उसी में ही एक देश था ब्रिटेन या इंग्लैंड। अब इंग्लैंड के जो मंशा थी वो ये थी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भारतीयों को इस युद्ध में अपनी तरफ से शामिल करवा सके, और उसी के मद्देनज़र जो है वो उसने ये संविधान सभा की मांग जो है वो स्वीकार की, ताकि वो जो है वर्ल्ड वार सेकंड में अपनी तरफ से भारतीय सैनिकों को शामिल करवा सके। तो उन्हीं सब बातों को हम देखेंगे। मैं बात कर रहा हूँ क्रिप्स मिशन की। तो इंग्लैंड के 1942 के प्रधानमंत्री उस समय के, जिसका नाम था विंस्टन चर्चिल, ने अपने एक मंत्री सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजा था संविधान सभा के गठन के संबंध में। अब बात करते हैं, ध्यान से सुनना, मैं बात कर रहा हूं इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल पर। विंस्टन चर्चिल ने अपने एक मंत्री, जिसका नाम था सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में एक दल भारत भेजा, और उसी दल को जो है वो क्रिप्स मिशन के नाम से जाना जाता है इतिहास में। क्रिप्स मिशन जो है वो भारत आया था 23 मार्च 1942 को। ध्यान से सुनना, ये प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। क्रिप्स मिशन जो है वो 23 मार्च 1942 को भारत पहुंचा था, दिल्ली पहुंचा था। और किस लिए आया था तो ये भी आपने याद रखना है, भारत में संविधान सभा के गठन हेतु। और जब ये क्रिप्स मिशन भारत आया तो भारत में आकर उसने उस समय की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां थी, पॉलिटिकल पार्टीज, उन सब की एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी दिल्ली में। हाँ जी, दिल्ली में बुलाई थी साहब। और यहाँ एक प्रश्न जो है वो इतिहास का बनता है कि क्रिप्स मिशन के लिए जब दिल्ली में ये सर्वदलीय बैठक हो रही थी, तब उस बैठक में कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार या प्रतिनिधि कौन थे? और अगर आपको ये आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा कि क्रिप्स मिशन के आधिकारिक वार्ताकार कांग्रेस की तरफ से कौन थे। यहाँ तक चीज़ें क्लियर। अब आगे बढ़ते, तो ध्यान से सुनना, 23 मार्च 1942 को जब ये भारत आया और अपनी सर्वदलीय बैठक में, इसके 7 दिन बाद जो है वो क्रिप्स मिशन ने अपनी योजनाएं भारतवासियों के सामने रखी। जी हाँ, 7 दिन बाद, यानी कि 30 मार्च को, 30 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन ने अपनी जो योजनाएं हैं वो भारतीयों के समक्ष पेश कर दी थी। और उन योजनाओं में जो सबसे महत्वपूर्ण योजना थी वो यही थी कि अगर भारतीय द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ देते हैं तो युद्धोपरांत, यानी कि युद्ध के बाद, भारत में एक संविधान सभा का गठन अवश्य किया जाएगा। और उसके साथ साथ ये भी था कि भारत को एक पूर्ण औपनिवेशिक राज्य या पूर्ण उपनिवेश, डोमिनियन स्टेट का दर्जा जो है वो दे दिया जाएगा। लेकिन मुस्लिम लीग और उस समय की पार्टियां जैसे कि कांग्रेस, उन्होंने इस बात से अपनी असहमति प्रकट कर दी थी। मुस्लिम लीग ने तर्क दिया कि सांप्रदायिक आधार पर 2 देश या 2 संविधान सभा का गठन होना चाहिए, और जबकि कांग्रेस ने पूर्ण औपनिवेशिक राज्य के इस कॉन्सेप्ट को नकार दिया और कहा कि हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए।
ऐसे ही कुछ बातों को लेकर जो है वो क्रिप्स मिशन अपने उद्देश्य में असफल हो गया और क्रिप्स मिशन के ही प्रतिरोध के स्वरूप जो है वो 1942 में एक बड़ा ही आंदोलन जो है वो शुरू किया गया था गांधी जी के द्वारा और हम सब उसे भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जानते हैं। ये सारी बातें हिस्ट्री की हैं, हमारे पॉलिटिकल जो ये चैप्टर है उससे रिलेट जो है वो थोड़ा बहुत करेगी, तो हम उस वे में ना जाकर हम अपने आप को सीधे फैक्चुअल बेस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो क्रिप्स मिशन के बारे में ये चीज़ें क्लियर हुई कि क्रिप्स मिशन जो है वो 1942 में भारत आया था। किसने भेजा था? विंस्टन चर्चिल ने भेजा था। क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष कौन थे? सर स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। भारत कब आया था? 23 मार्च 1942 को आया था। यहाँ तक चीज़ें क्लियर। अब आगे बात करते हैं। अब क्रिप्स मिशन जब अपने उद्देश्यों में फेल हो गया, अब उसके आगे की कड़ियाँ जो हैं वो हम जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो 1942 के 3 साल बाद यानी कि 1945 में 1945 में इंग्लैंड में आम चुनाव हुए और उन चुनावों में जो है वो तत्कालीन प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल जो हैं वो हार गए और एक नए प्रधानमंत्री, एक नए व्यक्ति जो हैं वो प्रधानमंत्री के रूप में उभरे, जिनका नाम था सर क्लीमेंट एटली। मेरे ख्याल से आप काफ़ी लोगों को आपको पता होगा 1945 में क्लीमेंट एटली जो हैं वो इंग्लैंड के नए प्रधानमंत्री बने थे, जो कि लेबर पार्टी या श्रमिक दल से संबंधित थे। क्लीमेंट एटली जो हैं ये काफ़ी उदारवादी व्यक्तित्व से जो हैं वो परिलक्षित थे। इंग्लैंड की संसद में उन्हें भारत का नेता या भारतीय नेता कहकर पुकारा जाता था। वो हर बात में इंग्लैंड में जो है वो भारतीयों का पक्ष रखते थे। अब सोचिए ऐसे किसी व्यक्ति को जो हर बात में भारत का पक्ष रख रहा हो, भारत की जो है वो अच्छाई के लिए काम कर रहा हो, ऐसे किसी व्यक्ति के हाथ में सत्ता आ जाए तो क्या वो उस सत्ता, उस शक्ति का प्रयोग भारतीयों के हित में नहीं करेगा? जी हाँ मित्रों, जरूर करेगा और उसने किया भी। अपने प्रधानमंत्री बनने के 1 साल बाद यानी कि अगले ही वर्ष उसने अपने 3 कैबिनेट मंत्रियों को भारत भेजा एक प्रस्ताव देकर और उस प्रस्ताव में था संविधान सभा का गठन। और उसी 3 दल के सदस्य, उसी 3 सदस्यों के दल को जो है वो हम कैबिनेट मिशन के नाम से पुकारते हैं। जी हाँ मित्रों, मैं बात करने वाला हूँ 1946 के उस कैबिनेट मिशन के बारे में। वहीं से ही जो है वो हमारे प्रश्न जो हैं वो बन जाते हैं। तो 1945 में क्लीमेंट एटली ने अपने 3 कैबिनेट मंत्री, ध्यान से सुनना, 3 कैबिनेट मंत्रियों को भारत भेजा था और इसी वजह से इस मिशन का, इस दल का नाम ही क्या पड़ गया था? कैबिनेट मिशन। अब कौन थे वो 3 मंत्री, उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले जो व्यक्ति थे उनका नाम था सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। जी हाँ, 1942 में आए स्टेफोर्ड क्रिप्स को फिर से भेजा गया। सेकंड जो व्यक्ति थे उनका नाम था A.V. अलेक्जेंडर। A.V. अलेक्जेंडर। और तीसरे जो व्यक्ति थे वो थे सर पैथिक लॉरेंस। सर पैथिक लॉरेंस। और ध्यान से सुनना, क्रिप्स मिशन के जो अध्यक्ष थे, चेयरपर्सन थे, वो सर पैथिक लॉरेंस ही थे, यही थे। और यहीं से ये प्रश्न कई बार बन जाते हैं, सर पैथिक लॉरेंस। अब अगला जो प्रश्न एग्जाम में पूछ लिया जाता है वो ये है कि कैबिनेट मिशन भारत कब पहुंचा? तो ध्यान से सुनना, कैबिनेट मिशन जो है वो भारत पहुंचा था 24 मार्च 1946 को। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा और भारत पहुंचते ही उसने दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाई और अपने उस प्रस्ताव को, जो संविधान सभा से संबंधित था, उस प्रस्ताव को उसने भारतीयों के सामने पेश किया। भारतीयों ने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और उसी प्रस्ताव, उसी योजना के तहत बनी थी हमारे देश की संविधान सभा। ध्यान से सुनना, यहाँ से एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है कि संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था?
तो आंसर आएगा हमारा कैबिनेट मिशन योजना के तहत, जो लाई गई थी 1946 में। क्या थी वो योजना, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हम बात करेंगे अब कैबिनेट मिशन योजना पर। 1946 में ये योजना भेजी गई थी। इस योजना का जो पहला फैक्ट था, पहली जो बात थी वो यही थी कि पूरे देश भर से 10 लाख, ध्यान से सुनना, 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि संविधान सभा में लिया जाएगा। 10 लाख की जनसंख्या पर एक कैंडिडेट को संविधान सभा में शामिल किया जाएगा और इस प्रकार संविधान सभा की टोटल जो सदस्य संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 389, यानी कि लगभग 40 करोड़ के आसपास उस समय जनसंख्या थी हमारे देश की। और उसी के मद्देनजर ये आंकड़ा आता है 389 का। यहाँ तक क्लियर। अब आगे बात करते हैं। सेकंड फैक्ट उसने ये बताया कि जो चुनाव में जो उम्मीदवार खड़े होंगे उनके लिए 3 प्रकार की जो कैटेगरी है वो बनाई जाएगी। 3 प्रकार के समुदाय होंगे। सबसे पहला जो समुदाय है वो था सामान्य का, जनरल कैटेगरी बनाई गई। दूसरी जो कैटेगरी बनाई गई थी वो थी मुस्लिम कैटेगरी, और तीसरी जो कैटेगरी बनाई थी वो बनाई गई थी सिख की कैटेगरी। ध्यान से सुनना मित्रों, हमारे जो एग्जाम्स में उनमें जो ऑप्शंस आती हैं वो 4 आती हैं, और यहाँ ऑलरेडी 3 ऑप्शन वो दे रहा आपको। ऐसे में यहाँ से प्रश्न बनने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं एग्जामिनर के लिए। वो यहाँ से सीधा नेगेटिव या नकारात्मक प्रश्न बना देगा कि इनमें से वह श्रेणी या कैटेगरी जो संविधान सभा के लिए चयनित नहीं की गई थी, सामान्य, मुस्लिम, सिख या जैन। तो आंसर क्या आएगा? जैन। ऐसे प्रश्न बन जाते हैं और हमारी आंखों के सामने होते हैं, लेकिन फिर भी हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं। तो ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ फैक्ट पर भी आपने ध्यान रखना है। अब आगे बात करते हैं। एक कॉन्सेप्ट ये हो गया, एक कॉन्सेप्ट ये हो गया। तीसरा फैक्ट ये था कि उस समय जो है वो हमारा पूरा भारत जो है वो प्रांतों में, यानी कि स्टेट्स में और देसी रियासतों में बटा हुआ था। 3 प्रकार की कैटेगरी उस समय थी साहब। जैसे आज की हम बात करें तो आज हमारा देश जो है वो 2 ही हिस्सों में बटा है, एक राज्यों में और दूसरा केंद्र शासित प्रदेशों में। लेकिन उस समय 3 प्रकार से डिवाइडेशन, राजनीतिक विभाजन जो है वो किया गया था। जानते हैं वो 3 राजनीतिक विभाजन कौन कौन से थे? सबसे पहला प्रांत, प्रोविनेंस। जैसे आज हमारे राज्य हैं, ठीक उसी प्रकार से उस समय प्रांतों की व्यवस्था थी। और दूसरे थे चीफ कमिश्नरशिप, जैसी आज की हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, वैसी ही व्यवस्था थी। और तीसरी थी देसी रियासतें। उस समय राजे रजवाड़े भी जो हैं वो राज किया करते थे। तो 3 प्रकार से देश में व्यवस्था थी। अब बात चली कि जब संविधान सभा के सदस्यों को लिया जाएगा तो उसके लिए प्रणाली क्या होगी, व्यवस्था किस प्रकार से बिठाएंगे। तब कैबिनेट मिशन ने ये कहा कि साहब जहाँ जहाँ अंग्रेजों का शासन है वहाँ वहाँ हम जनता को ये अधिकार देंगे कि वो अपने प्रतिनिधियों को चुन सके। लेकिन ऐसी व्यवस्थाएं जहाँ हमारा डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है वहाँ जो है वो कुछ एक्स्ट्रा व्यवस्था हम कर लेंगे। उन्हीं सब के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो प्रांत, चीफ कमिश्नर और देसी रियासतें, इनके संबंध में हम बात करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको बताया कि संविधान सभा की टोटल जो सदस्य संख्या 10 लाख के हिसाब से कितनी निकल कर आई, तब आप आंसर दोगे 389। 389 की जो ये व्यवस्था है, ये 3 प्रकार से या 2 प्रकार से जो है वो उसको हम डिवाइड करके पढ़ेंगे। सबसे पहली जो व्यवस्था है वो है देसी रियासतों से, कि 389 सदस्य जो हैं वो देसी रियासतों से कितने आए थे। तो ध्यान से सुनना, देसी रियासतों से
सदस्य आए थे वो थे 70, सिर्फ 70। और देशी रियासतों से चुने जाने की जो व्यवस्था है वो थी मनोनीत करने की व्यवस्था। मनोनयन के द्वारा देशी रियासतों के राजो रजवाड़ों ने जो है उस संविधान सभा में अपने सदस्यों को नामित किया था। और बात करें सेकंड, यहाँ से सेकंड जो व्यवस्था थी वो चुनाव की व्यवस्था थी। वोट कंडक्ट करवाए गए थे मित्रों, और चुनावों के माध्यम से संविधान सभा के सदस्यों को शामिल किया गया था। और चुनाव कहाँ कहाँ हुए थे वो भी याद रखना। मैंने आपको बताया था चुनावों की जो प्रणाली है वो प्रांतों में कंडक्ट की गई थी, और उसके अलावा चीफ कमिश्नरशिप में कंडक्ट की गई थी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल सदस्य तो कहोगे 389। अगर मैं आपको कहूं कि मनोनीत सदस्य तो आप कहोगे 70। और अगर मैं कहूं कि जो है वो चुनाव के द्वारा, चुनाव के माध्यम से कितने सदस्य चुने गए थे, तब आंसर क्या दोगे आप? तो ध्यान से सुनना, चुनावों के माध्यम से जो है वो 296 जो है वो सदस्य चुने गए थे, 296। और 296 में से भी चीफ कमिश्नरशिप से 4 सदस्य जो हैं वो चुने गए थे, 4 सदस्य। और बाकी के 292 सदस्य जो हैं वो कहाँ से चुने गए थे? प्रांतों से चुने गए थे। क्लियर? ठीक है। ये जो मनोनीत सदस्य है ये 93 थे मित्रों। 70 जो हैं वो हमारे स्वतंत्रता के पश्चात हो जाएंगे, 93 है। अभी आज़ादी से हम पहले की बात करें जब भारत और पाकिस्तान दोनों जुड़े हुए। बाद में सदस्यता में जो है वो फ़र्क आ जाएगा, उस फ़र्क पर भी हम बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल आप याद रखना 93 देशी रियासतों से और 296 जो हैं वो चुनावों के माध्यम से प्रांतों और चीफ कमिश्नरशिप से भेजे गए थे। बात करें चीफ कमिश्नरशिप तो 4 थे सब, और प्रत्येक में से एक जो है, प्रत्येक चीफ कमिश्नरशिप में से एक सदस्य संविधान सभा में गया था। बात करें वो 4 चीफ कमिश्नरशिप थी कौन कौन सी, तो उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, वो आपने याद रखना है कि अल्फ़ाबेट जो हैं वो हम उसके शुरुआती 4 अक्षर जो हैं वो आपने याद रखना, A B C और D। और हमारे चारों चीफ कमिश्नरशिप आपको याद हो जाएंगे। A से जो आएगा वो आएगा आपका अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा। और शायद आपको पता हो अजमेर मेरवाड़ा है कहाँ? हमारे राजस्थान में। एकीकरण में हम इसको पढ़ते हैं। बी से हम बात करेंगे मित्रों, तो बी से जो है वो आएगा आपका बलूचिस्तान, जो कि वर्तमान में कहाँ पड़ता है? आपके पाकिस्तान में। और सी से जो है वो आपका आ जाएगा कुर्ग। कुर्ग वर्तमान में जिला है एक कर्नाटक का, लेकिन उस समय क्या था? ये चीफ कमिश्नरशिप थी। और वहीं डी से हम बात करें तो वो है हमारे देश की राजधानी दिल्ली। 4 ये थे। और बात करें प्रांतों की संख्या की तो ध्यान से सुनना, उस समय प्रांत थे हमारे 11। आज 28 राज्य हैं, उस समय 11 प्रांत थे। ऐसी कुछ व्यवस्था थी। यहाँ तक क्लियर? अब हमने बात की चुनाव की, कि यहाँ से और यहाँ से चुनावों के माध्यम से सदस्य लिए गए थे। अब चुनावों में कौन सी प्रणाली अपनाई गई थी, किन्होंने मतदाताओं के रूप में भाग लिया था, वगैरह वगैरह, वो सारी जानकारी हम प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूं चुनाव की, तो सबसे पहले बात आ जाएगी चुनाव की प्रणाली कौन सी थी। फिर हम बात करेंगे साहब चुनाव का प्रकार कैसा था, और फिर हम बात कर लेंगे चुनाव में मतदाता कौन कौन थे। सारी चीज़ें हम बात कर लेंगे। तो सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं वो है मतदाताओं पर। वोट किसने डाले थे? क्या उन प्रांतों की जनता ने या किसी और ने? उन्हीं सब चीज़ों को लेकर जो है वो हमारे प्रश्न अक्सर बनते हैं। और मतदाताओं को लेकर ही जो है वो हमारा एक और कॉन्सेप्ट है प्रकार का, वो भी आपको मैं क्लियर करवा दूंगा। तो सबसे पहली बात मतदाता, तो ध्यान से सुनना, जितने भी प्रांतों में
चुनाव हुए थे, वोट हुए थे, उनमें, उन चुनावों में वहाँ की जनता ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। जनता ने वोट नहीं डाले थे मित्रों, आपने ये बात हमेशा याद रखनी। लास्ट ईयर आरएस के एग्जाम में जो है ये प्रश्न पूछा गया था, जनता ने वोट नहीं डाले थे, तो वोट डाले किसने थे, वो बात करें। तो ध्यान से सुनना, प्रत्येक प्रांत के अंदर एक छोटी सी प्रांतीय विधानसभा हुआ करती थी, जैसे हर राज्यों में वर्तमान में, ठीक ऐसी ही व्यवस्था, विधानसभा या विधानमंडल कह लो। प्रत्येक प्रांत में प्रांतीय विधानसभा के वो सदस्य जो हैं, उन सदस्यों ने वोट डाले थे संविधान सभा के सदस्यों के लिए सेंटर में, जनता ने नहीं डाले थे। तो प्रत्येक प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों ने आगे चुना था संविधान सभा के सदस्यों को। मतदाता वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ, ठीक। सेकंड, प्रकार पर बात करते हैं कि चुनाव का प्रकार कैसा था। तो ध्यान से सुनना, चुनाव के केवल दो ही प्रकार होते हैं, एक होता है प्रत्यक्ष चुनाव और एक होता है अप्रत्यक्ष चुनाव। एक डायरेक्ट इलेक्शन और एक इनडायरेक्ट इलेक्शन। दोनों में क्या फर्क है? सिंपल सा फर्क है, और वो ये कि अगर किसी चुनाव में, अगर किसी इलेक्शन में जनता वोट डाले, यानी कि आप और हम जो जैसे लोग जो हैं, साधारण जो मनुष्य हैं, वो वोट डालें, तो ऐसा जो चुनाव है, ऐसा जो इलेक्शन है, ऐसा जो निर्वाचन है, उसको कहा जाता है प्रत्यक्ष निर्वाचन, डायरेक्ट इलेक्शन, जब जनता के द्वारा जो है वो लोग चुने जाए। अब अप्रत्यक्ष की बात करें तो अप्रत्यक्ष में थोड़ा सा फर्क आ जाता है, और वो फर्क ये है कि अप्रत्यक्ष में क्या होता है, जो जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, जनता जिन लोगों को चुनती है, वो लोग आगे किन्हीं और को चुनते हैं, तो वह व्यवस्था कहलाती है अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, ठीक। अब आप मेरे को ये बताइए कि संविधान सभा के जो सदस्य हैं, उनको चुना जब गया था, तो वो कौन सा प्रकार था चुनाव का, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष? जी हाँ, अप्रत्यक्ष प्रकार की चुनाव। तो आप चीज़ों को समझ रहे हैं कि प्रत्यक्ष क्या होता है और अप्रत्यक्ष क्या होता है। अप्रत्यक्ष चुनाव का प्रकार जो है वो अपनाया गया था। अब चुनाव की प्रणाली क्या थी, तो वो भी सुन लीजिए। चुनाव की जो प्रणाली थी वो थी एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा चुनाव जो हैं वो करवाए गए थे। जीत हार का निश्चय इसी प्रणाली से लिया गया था। हमारे देश में दो प्रकार की चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है। एक है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली और एक है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली। अग्रता ही विजेता, दो प्रकार की प्रणालियाँ। इन दोनों ही प्रकार की प्रणालियों पर हम कभी अलग से जो है वो चर्चा करेंगे। काफ़ी विस्तृत हैं ये बातें, जानने की कोशिश करेंगे इनके बारे में भी कि क्या है ये व्यवस्था। लेकिन आज हम हमारे इसी चैप्टर पर जो है वो फोकस करते हैं। तो मैं थोड़ा सा फिर से रिपीट करवा रहा हूँ। चुनाव में मतदाता कौन थे? प्रांतीय विधानसभा के सदस्य। चुनावों का प्रकार अप्रत्यक्ष। चुनावों की प्रणाली एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। यहाँ तक क्लियर चीजें? चलिए अब हम आगे बात करते हैं। अब ये सारी व्यवस्था जो है वो कैबिनेट मिशन ने भारतीयों के सामने पेश की और भारतीयों ने इस योजना को जो है वो स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, और इसी योजना के तर्ज पर भारत में संविधान सभा के लिए चुनाव हुए। और वो चुनाव हुए जुलाई 1946 में। यह प्रश्न पूछा गया है। जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव हुए। 296 सीटों पर चुनाव हुए। अब उन 296 सीटों में से सबसे बड़ी जो पार्टी बनकर उभरी वो पार्टी थी कांग्रेस। कांग्रेस को टोटल 296 सीटों में से 208 सीटें प्राप्त हुई थी, बहुमत प्राप्त हुआ था। और सेकंड सबसे बड़ी जो पार्टी बनी थी वो थी मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग।
और मुस्लिम लीग को मात्र 73 सीटें प्राप्त हुई थी। और उसके अलावा कुछ अन्य सदस्य भी थे, कुछ छोटी मोटी पार्टियों के अन्य सदस्य भी थे, और उन अन्य सदस्यों की संख्या थी 7। और उसके अलावा सबसे मेन, ध्यान से सुनना, यहाँ से प्रश्न बना हुआ है, निर्दलीय सदस्य। निर्दलीय सदस्यों ने भी संविधान सभा के चुनावों में भाग लिया था और वो जीते भी थे। और संविधान सभा में निर्दलीय सदस्यों की संख्या थी 8। ठीक, ये तो हमने बात कर ली पार्टी वाइज, राजनीतिक दलों के हिसाब से। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी जेंडर वाइज कि संविधान सभा में पुरुषों और महिलाओं की सदस्य संख्या कितनी थी, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बन जाते हैं। तो संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या की अगर हम बात करें तो वो थी 15। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या आपको कितनी मिलेगी? 15 मिलेगी। ठीक, और अगर हम बात करें राजस्थान से कि राजस्थान से कितने सदस्यों ने संविधान सभा में भाग लिया था, तो उसका भी आंसर जो है वो मित्रों क्या आएगा? 15 सदस्य थे राजस्थान से भी। क्लियर? चुनाव हुए, चुनावों का रिजल्ट आया और रिजल्ट आने के बाद शुरू होती हैं बैठकों का सिलसिला। उन बैठकों के सिलसिलों के बारे में जो है वो हम जानेंगे अगली क्लास में। नेक्स्ट क्लास में जो है वो हम यहीं से ही शुरू करेंगे कि संविधान सभा की बैठकों में क्या क्या कार्य जो हैं वो किए गए थे, और संविधान के निर्माण के बारे में बाकी की जो जानकारी है वो आपको मिलेगी नेक्स्ट क्लास में। और अगर आपको हमारी ये छोटी सी कोशिश अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने सुझाव जो हैं वो कमेंट बॉक्स के रूप में हमें भेजें। थैंक यू।